आप आकाशीय रिकॉर्ड्स के बारे में भी जानते हैं, तो मैं जानना चाहूँगी ये होता क्या है? आकाशिक रिकॉर्ड्स बेसिकली आपके पास्ट लाइफ सोल जर्नीज रीडिंग है। तो ऐसा कोई मिथ है आकाशीय रिकॉर्ड्स को लेकर जो आपके सुनने में ज़्यादा है? यही है कि आप कैसे बता सकते हैं किसी का पास्ट, लेकिन ना मैंने देखा ना आपने देखा, तो आप कैसे कह सकते हैं किसी का पास्ट यही है। कि आप अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट करो तो आपके साथ अच्छा ही होगा। तो ये काम किस तरीके से करता है? किसी भी चीज को पाने के लिए अपने दिमाग को 24 घंटे उसके पीछे लगा दो, मतलब कि पॉजिटिव वे में। ऐसा नहीं कि ओके, किसी का नुकसान करना कि ये मर जाए, ये मर जाए, मर जाए, ऐसा नहीं कि उस पे लगा दिया। रिवर्स मैनिफेस्टेशन, तो ये क्या होता है? एक हो गई चीज कि भाई मुझे ऐसे इंसान से शादी नहीं करनी, मुझे ऐसा इंसान चाहिए ही नहीं, मुझे ऐसे इंसान के साथ रहना ही नहीं, मुझे ऐसा घर नहीं चाहिए, तो वो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो क्योंकि आप उस चीज को भी ज्यादा एनर्जी दे रहे हो। हेलो एंड वेलकम टू केजेड टॉक्स एंड मैं यामिनी फिर से आपके साथ जुड़ रही हूँ एक नए पॉडकास्ट में, जिसमें हमारे साथ है मिसेस राखी भट्ट, जो कि आज बात करेंगी न्यूमरोलॉजी, आकाशिक रिकॉर्ड्स एंड मैनिफेस्टेशन के बारे में। वेलकम राखी जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। राखी जी, मैं जानना चाहूंगी कि न्यूमरोलॉजी क्या है और ये कैसे यूज होती है? न्यूमरोलॉजी बेसिकली आपका होता है कॉम्बिनेशन ऑफ योर डेट ऑफ बर्थ, मंथ और ईयर। डेट ऑफ ईयर जो आप होता है, तो इसमें क्या होता है, जो हमारे फर्स्ट नंबर होते हैं डेट ऑफ बर्थ, तो इनको हम बोलते हैं साइकिक नंबर। जो ओके। आपकी एज के 30 ईयर से पहले हम लोग उसको देख के हम आपके एनर्जीज देखते हैं या चेंजेस देखते हैं कि लाइफ में क्या ग्रोथ करेंगे, कैसे करेंगे, क्या क्या चेंजेस आएंगे। और आफ्टर 30 ईयर्स जब डेट ऑफ बर्थ, आपका मंथ और ईयर, इनको तीनों को कंबाइन करके जो आपकी डिजिट्स आती है उनको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करके जो आता है वो आपका डेस्टिनी नंबर होता है। ओके। तो वो आफ्टर 30 ईयर वो आपका वर्क करता है। ठीक। और यूज करने का इसका ये है कि देखिए, आपकी लाइफ में जब से आप पैदा हुए, आपके डेट, आपका समय, आपका ईयर जो भी है वो आपकी उसी टाइम से शुरू हो जाता है। तो ओके। वो आप लाइफ में कहीं भी जाएंगे वो चेंज नहीं हो सकता, तो वो आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं आपको हर चीज में यूज करना ही पड़ेगा। और वो ही उसी एनर्जी से आप आगे काम करते हैं, चलते हैं। अच्छा, तो न्यूमरोलॉजी के अनुसार अगर नाम बदला जाए हम्म। तो उससे हमारी लाइफ पे क्या असर पड़ता है? देखिए, जो न्यूमरोलॉजी में ना बेसिकली हम दो तरह से चलते हैं। एक होता है हमारा ये आपका मूलांक, जो मैंने अभी बताया साइकिक नंबर, डेस्टिनी नंबर होते हैं जो डेट ऑफ बर्थ और ईयर होते हैं। एक होता है आपका नामांक, ओके। जो नामांक यानी आपके नेम से होता है, यानी आपका ओके। जो भी नाम रखा है उसमें जो भी अल्फाबेट्स है, तो हाँ जी। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से उनकी जो भी डिजिट्स आते हाँ हैं या जी। जो भी अल्फाबेट्स के हिसाब से होता है, तो उसमें वो नाम आपके उस डेट ऑफ बर्थ के साथ कितना कंपैटिबल है। ओके। तो ये हम ऐसे देखते हैं कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, मान लीजिए आपका मूलांक है 3, 5 जो भी है, तो 3 के साथ आपका नेम कितना कंपैटिबल है, आपका डेस्टिनी नंबर के साथ आपका नेम कितना कंपैटिबल है, क्योंकि हर ओके। नंबर जरूरी नहीं है कि दूसरे नंबर के साथ कंपैटिबल हो। ओके, तो बिल्कुल। उस हिसाब से नाम और डेट ऑफ बर्थ, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ आप चेंज नहीं कर सकते, तो वो तो दोनों जब आप चीजें पैदा डिफरेंट हुए है। हैं वो वही रहेगा, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, तो आप नेम चेंज कर लेते हैं। ओके। क्या न्यूमरोलॉजी से हम अपनी डेस्टिनी को रीराइट कर सकते हैं? नहीं, डेस्टिनी जो लिख के आया है वो तो आया ही है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। ओके। उसमें आप ये कर सकते हैं कि उसकी एनर्जीज को पॉजिटिव वे में आप डाइवर्ट कर सकते हैं, अच्छा। उसमें चेंजेस वैसे ला सकते हैं, लेकिन आप सोचे कि मैं कंप्लीटली चेंज कर दूं जो मेरा लिखा हुआ है, तो वो कोई नहीं कर सकता, वो ओके। किसी भी उसमें नहीं हो सकता। न्यूमरोलॉजी के अनुसार अंकों का जीवन पर कैसे प्रभाव पड़ता है? हर नंबर की एक वैल्यू है, हर नंबर की एक कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स है, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। तो हर नंबर आपकी लाइफ में कितनी बार आ रहा है और आपके डेट ऑफ बर्थ में कितनी बार, आपके नेम में कितनी बार आ रहा है, उससे डिपेंड करता है कि उस नंबर की एनर्जी आपकी लाइफ में कितनी है। ओके। तो जब भी हम नेम, डेट ऑफ बर्थ या नाम से हम जाते हैं, तो आपकी लाइफ में, चाहे वो करियर में हो, रिलेशनशिप में हो, आपकी पर्सनल लाइफ, जो भी आपके इश्यूज है, उसमें वो नंबर कितना मैटर करते हैं, ये हम देखते हैं। ओके। तो न्यूमरोलॉजी में जैसे कि एक सिंगल नंबर को हमें कैलकुलेट करना होता है, उसके अकॉर्डिंग 9 नंबर बने। ठीक तो है। 9 नंबर की मैं गुणता या फिर मतलब उसमें क्या? नेगेटिव ट्रेड्स हम जो देखते हैं कि यस, क्या होता है, यस। ठीक है। तो जैसे हमारे 1 to 9 नंबर्स हैं, तो अच्छा। हर प्लैनेट एक नंबर से कंसर्न है, ठीक है। जैसे 1 है आपका सन, 2 है मून रूल करता है, 3 जुपिटर गुरु, 4 जो है आपका राहु, 5 आपका मरकुरी, 6 वीनस, 7 आपका केतु, 8 आपका हो जाता है सैटर्न, एंड 9 होता है आपका मंगल, ठीक है। ओके। तो जैसे हम 1 नंबर देखते हैं, अब 1 जो है सूर्य है, उसको सन रूल कर रहा है,
तो जिस तरह से सन की एनर्जीज होती है, फायरी एनर्जीज होती है, तो ये जो लोग होते हैं, पहली बात तो कॉन्फिडेंट बहुत होते हैं, किसी भी चीज में हाथ डालेंगे, किसी चीज में भी काम करेंगे, 100% रिजल्ट मिलना ही मिलना है पॉजिटिव। ओके। यानी इतना इनको कॉन्फिडेंस होता है और इनकी एनर्जीज इतनी पॉजिटिव होती हैं कि ये अगर कोई और भी इनके साथ जुड़ जाए नंबर वन वालों के साथ, ये उसको भी ग्रोथ करा देते हैं। अच्छा। लेकिन इनके अंदर सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि ये एग्रेसिव बहुत होते हैं। ओके। इनको बहुत जल्दी गुस्सा आएगा, बहुत जल्दी इनको कोई भी चीज बहुत खराब लगने लगती है, तो इनके एक्शंस भी हो जाते हैं। तो ये इनका नेगेटिव ट्रेट है। अदरवाइज सूर्य एक जो नंबर वन है, सूर्य एक ऐसा है प्लेनेट की आपकी लाइफ में जिसका नंबर वन हो गया, चाहे वो मूलांक में, चाहे आपका डेस्टिनी नंबर में, उस इंसान की ग्रोथ लिखती ही है। आज नहीं तो 5 साल बाद, 6 साल बाद वो करना ही करना है। अब हम चलते हैं टू नंबर टू, मून रूल करता है। जिस तरह से आपने देखा होगा मून का साइज होता है कि हर 15 दिन में छोटा होना, बड़ा होना, तो वो एक पर्टिकुलर स्टेबल साइज नहीं है। राइट। तो इसी तरह से जो जिनका टू होता है, जिनका मूलांक टू हो गया या डेस्टिनी नंबर टू हो गया, तो ये लोग क्या होते हैं, इनको मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, ओके। इमोशनल बहुत होते हैं। और इनके साथ दिक्कत ये है कि दूसरे का थोड़ा भी पेन देख के ना ये इतने इमोशनल हो जाते हैं कि अपनी चीजों को भी उनको देने के लिए तैयार हो जाते हैं। अच्छा। तो इमोशनल मतलब कि इनके साथ है ना, इमोशनल लेवल पे अगर आपको किसी को जुड़ना है तो बेस्ट है दो ओके। वाले। तो दो वालों के साथ ये भी कहा जाता है कि इनके मूड स्विंग्स को आप अलग कर दीजिए, लेकिन अगर इनसे लॉयल्टी, इनसे एक अटैचमेंट और एक अफेक्शन अगर आपने एक्सपेक्ट करी है तो ये कंप्लीट करेंगे उसको। ओके। बस ये दिक्कत है इनके साथ थोड़ी सी कि इनको कोई इमोशनल लेवल पे ना ब्लैकमेल भी बहुत जल्दी कर लेते हैं। ओके। नाजुक। हाँ, ये नाजुक बहुत होते हैं और रोना धोना ज्यादा थोड़ा सा हाँ। चलता है इनका, मूड स्विंग्स बहुत होते हैं इनके ओके। साथ। तो ये इनके ट्रेट्स हैं। अदरवाइज नंबर टू वाले इमोशनल लेवल पे रिलेशनशिप्स के लिए बहुत अच्छे हैं। ये ना बाउंड करके चलते हैं चीजों को। बस ये है कि इनके थोड़ा-सा इनके बिहेवियर को देख के ना आपको इनको जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये इनका नेचर ही है। कभी तो बहुत खुश हो जाएँगे, बहुत अच्छा है इनके साथ, अच्छा लग रहा है इनको, और कई बार ऐसा दिखाएँगे जैसे इनको कोई बिल्कुल कोल्ड, फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। तो इनके साथ ये दिक्कत है। नंबर 3 अगर हम बात करें तो ये है जुपिटर। जुपिटर गुरु हो गया। गुरु सबसे बेस्ट, मतलब कहते हैं ना कि जितने प्लैनेट्स हैं उसमें गुरु को बेस्ट नंबर माना जाता है, 3 नंबर को। इस तरह के लोग होते हैं, कमांडिंग बहुत होते हैं, डोमिनेटिंग बहुत होते हैं, और सबसे अच्छी बात ये होती है कि इन लोगों के इनकी ना इतनी चीजें इनकी लाइफ में जो भी चीजें करते हैं, इतने कॉन्फिडेंस के साथ करते हैं कि इन लोगों के साथ है ना कभी दूसरों को लेके दिक्कत नहीं होनी। यानी ये ना दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं हो रहे, ये सबको घुमाते हैं। तो ये इनकी खास बात है नंबर 3 वालों की। और इनके साथ दिक्कत ये है बस कि ये इतने ज़्यादा उसमें चले जाते हैं कई बार जब इनको सक्सेस नहीं मिलती, तो ये नेगेटिव बहुत जल्दी हो जाता है। ठीक है? नंबर 4 की बात करें, नंबर 4 को रूल करता है राहु। और राहु एक ऐसा प्लैनेट है जिसके पास सिर्फ सिर है, धड़ नहीं है। ठीक है? ये एक्चुअली सबसे ज़्यादा प्लानिंग वाले जो लोग होते हैं, सबसे ज़्यादा कहते हैं हार्ड वर्किंग होते हैं, क्योंकि इनको ये पता है कि जो इनको दिख रहा है, इनको वो चीज़ चाहिए चाहिए। क्योंकि ये ना दिमाग बहुत यूज़ करते हैं चीज़ों में। ये हार्ड वर्क करेंगे, प्लानिंग करेंगे और एग्ज़ीक्यूट भी करते हैं उस चीज़ को। तो इनकी सबसे अच्छी खास बात है, एक तो लॉयल बहुत होंगे ये। क्योंकि इनको ये लगता है कि अगर दूसरा इनको सपोर्ट कर रहा है, ये उसको कर रहा है, तो ये कहीं न कहीं कंपैटिबिलिटी में एक्सपेक्ट कर लेते हैं दूसरे से। और ये बहुत ही कहते हैं ना कि इनके साथ तो ऐसा है कि अगर किसी को जुड़ना भी है ना, काम भी करना है, कुछ करना है, तो आराम से जुड़ जाओ। क्योंकि ये इतनी बढ़िया प्लानिंग करके देंगे आपको कि आपको उसपे दूसरे को कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। बेस्ट रहता है। ओके। नंबर 5। नंबर 5 मरकरी। ये मरकरी का एक ये कहते हैं कि नंबर 5 वाला ना बहुत ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए होता है इसको, नंबर 5 को। नंबर 5 वाले कभी भी एक चीज़ पे स्टक होके नहीं रहते। ये इनके साथ दिक्कत ये है कि इनको ना चेंजेस चाहिए टाइम टाइम पर। नंबर 5 ही इसलिए है कि ट्रांसफॉर्म होना, चेंजेस जाना। अगर आपकी कुंडली में नंबर 5 नहीं है या आपके डेट ऑफ बर्थ में कहीं ना आपके जो ग्रिड बनते हैं उसमें नहीं है, तो नंबर 5 को इसलिए डाला जाता है कि वो चेंजेस यही लेके आता है। अच्छा। इनके साथ प्रॉब्लम ये होती है कि ये अपनी बात पे नहीं रहते। ओके। इन पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। मतलब कि अगर इन्होंने कुछ बोल दिया, तो आप ट्रस्ट मत करिए इन पे। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि जब तक ये अच्छे हैं और जिस टाइम इनका दिमाग खराब हुआ, तो फिर ये रिवेंज में भी आ जाते हैं। मतलब ट्रांसफ़ॉर्म कर देंगे आपकी लाइफ़ को। तो नंबर 5 वालों से ना बैलेंस करके रखना बहुत ज़रूरी है। नंबर 6। नंबर 6 आपका वीनस। वीनस हो गया शुक्र। शुक्र आपके रिलेशनशिप को बहुत बूस्ट करता है। और वीनस एक ऐसा लग्ज़री,
अगर लाइफ में आपके नंबर 6 है, आपका मूलांक या डेस्टिनी नंबर आपका 6 है, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में लग्ज़री होनी होनी है। कोई नहीं रोक सकता। आपको साधन मिलते ही जाएँगे उस चीज़ को पाने के लिए, उस चीज़ को पूरा करने के लिए। आप उस चीज़ के लिए ना एफर्ट्स भी करेंगे और कुछ ऐसा होता है कि नंबर 6 वालों का कि आपको कोई ऑप्शन किसी को नहीं दिख रहा, लेकिन वो 6 वालों को दिख जाएगा। क्योंकि उनकी अच्छा, लाइफ में 6 लग्ज़री ही लेके आएगा। जो ओके। भी अच्छे कई बार होता है ना, कई बार आपने देखा होगा कि है इसके पास कुछ नहीं, लेकिन इसके वो देखो कि ख्वाब देखो कि इसको ये हाँ, चाहिए, इसको हाँ, ऐसे रहना है, ऐसे चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, बड़ा घर चाहिए। तो ये 6 की वज़ह से ही आ रहा है। ओके, तो 6 ही उसको उस जगह पे लेके जाता है, क्योंकि उसके लिए फिर वो ना ऑप्शंस देखने लगते हैं और वो हुँ, वर्क करना शुरू कर देते हैं नंबर 6 के साथ। ओके। नंबर 7? नंबर 7 के पास बेचारे के पास सिर नहीं है। हाँ, इसके पास सिर्फ धड़ है। और धड़ में ये क्या होता है, इसकी बेसिकली सबसे अच्छी चीज़ क्या है, नंबर 7 की जो क्वालिटी आप कह सकते हो, क्योंकि इंट्यूटिव बहुत हो जाता है, क्योंकि ये अपने आप नहीं देख पा रहे, तो इनकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी होती है। इनके साथ ये है कि हार्ड वर्किंग होंगे, इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी होगी, ट्रस्ट बहुत जल्दी करते हैं। हुँ, और स्पिरिचुअल बहुत होता है, क्योंकि इनको ये समझ में आता है कि आपको कोई और रास्ता नहीं दिखा सकते, आपका खुद नहीं देख पा रहे हो, आप नहीं चल पा रहे हो, तो हुँ, ये ना स्पिरिचुअली बहुत अवेकन हो जाते हैं। ये उस पैटर्न पे चलते हैं जो इनको गाइड करता है, जो हुँ, इनको सही समझ में आता है, और हर किसी पे बहुत जल्दी ट्रस्ट नहीं करते ये। ओके, और अगर ट्रस्ट किया है तो उसके ऊपर चलेंगे भी, उस बात पे रहेंगे भी। लेकिन ये है कि बहुत ही लॉयल और ट्रस्टवर्दी आप कह सकते हो, और कहते हैं ना, बहुत ही पॉजिटिव इंसान है, टर्न वाले। नंबर 8? नंबर 8 आपका शनि। शनि जब तक आपके फेवर में है, शनि अगर आपके मूलांक में है, डेस्टिनी नंबर में है, तो डेफिनेटली आपको स्ट्रगल भी कराएगा, आपको रुलाएगा भी, लेकिन आपको देगा भी बहुत। मतलब कि शनि आपके लाइफ में ना जस्टिस लेके आता है। आप अगर शनि की उसमें हैं, अगर उसके प्रभाव में हैं, या आपका शनि बनता है, तो डेफिनेटली शनि जो है आपको कहीं न कहीं ग्रोथ की तरफ ले जाएगा, लेकिन वो आपको घसीटता-घसीटता लेके जाएगा। ओके, लेकिन उसका ना बहुत धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वर्क प्रोसेस होता है, जो एकदम नहीं दिखता, हुँ, बट कहीं न कहीं आपको एक टाइम के बाद लगेगा, हाँ, ये इसीलिए मेहनत हो रही थी। ओके, वो स्ट्रगल दिखेगा बहुत ज़रूर, हाँ, शनि कहते हैं शनि की साढ़े साती आ गई, हुँ, शनि हुँ, के ये खराब टाइम चल रहा है शनि का, तो शनि उस टाइम पे आपको बहुत रुला रहा है, हुँ, स्ट्रगल करा रहा है, लेकिन एक टाइम पे जब वो जाएगा ना, तो आपको भर के जाता है। अच्छा, शनि के साथ दिक्कत ये है कि शनि जिसका होगा, अगर शनि किसी के साथ इनजस्टिस देखेगा ना, तो आप रुक नहीं पाओगे। ओके, वो जस्टिस नहीं मतलब कि उसको जस्टिस चाहिए, कि वो किसी के साथ नुकसान नहीं किसी का करेगा, किसी के साथ गेम नहीं खेलना, कोई दिमाग नहीं लगाना। हुँ, बस उसको है कि सही सही है, गलत गलत है। ये शनि अच्छा, क्या है? तो शनि को आप ओके, ऐसे फेवर में कर सकते हो। नंबर 9? नंबर 9 मंगल है, मंगल तो सभी का मंगल करता है। हुँ, हुँ, बल्कि ये बहुत है ना, शांत स्वभाव के लोग होते हैं, हाँ, लेकिन इनको जब तक छेड़ो नहीं तब तक शांत है। ओके, अगर आपने छेड़ दिया तो ये हनुमान जी वाला रूप ले लेंगे। तो वही वाली बात है कि बहुत साइलेंट होते हैं, बहुत शांत रहते हैं, अपने में ही रहते हैं, अपने में रहना पसंद करते हैं, सपोर्टर्स बहुत अच्छे होते हैं। ओके, तो आप कभी भी किसी के साथ अगर आपको कंपैटिबिलिटी देखनी है, तो नंबर 9 एक ऐसा नंबर है जो सबके साथ कंपैटिबल हो जाता है। ये बहुत पॉजिटिव नंबर है। अब नया साल आ रहा है तो उसके लिए क्वेश्चन है मेरे पास। नया साल आने वाला है, तो इस बार नए साल में नंबर किस तरह से काम करेंगे? और मतलब या फिर किसी राशि का कोई स्पेशल नंबर जो ज़्यादा प्रभावी हो? नए साल में आप ये कह सकते हैं कि जैसे ये साल था शनि का, तो इसमें काफ़ी लोगों के लिए अच्छा रहा भी, काफ़ी के लिए नहीं रहा। बिल्कुल। जैसे शनि जो नंबर 8 है, उसकी ज़रूरी नहीं है कि सबसे कंपैटिबिलिटी, तो जिन लोगों के नंबर 1 हो गया, या नंबर 4 हो गया, या 1-2 ऐसे जो जिनके साथ शनि का थोड़ा-सा आंकड़ा ठीक नहीं रहता, तो हाँ डेफ़िनेटली जी, उन लोगों को दिक्कत हुई है। बिल्कुल। बट ये जो नया साल जो आ रहा है 2025, ये हो रहा है मंगल का। तो अच्छा, मंगल के साथ बेसिकली सभी नंबर्स की बन जाती है। अच्छा। और मंगल में ये आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने किसी का नुकसान किया, जानबूझ के किसी का धोखा दिया, या किसी के साथ खराब किया, तो डेफ़िनेटली आपको उसका देना भी पड़ेगा उतना ही। तो अच्छा, इस तरह से रहेगा, क्योंकि मंगल जो है हनुमान जी उसको रूल कर रहे हैं। मंगल बहुत ही कहते हैं कि इस तरह का अग्रेसिव भी बहुत है और शांत भी बहुत है। तो उसको वैसे ही मैनेज करना है। तो अब हम आकाशिक रिकॉर्ड्स की तरफ चलते हैं। तो जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन में बताया कि आप आकाशिक रिकॉर्ड्स के बारे में भी जानती हैं। बट मेरे लिए थोड़ा-सा न्यू टर्म है, मैं नहीं जानती इसके बारे में, तो मैं जानना चाहूँगी ये होता क्या है? आकाशिक रिकॉर्ड्स बेसिकली आपकी पास्ट लाइफ सोल जर्नीज़ रीडिंग है। ओके, कि आपने ये आपका जन्म है, आप देख पा रहे हो, लेकिन आपको नहीं पता इससे पहले कितने जन्म आप लेके आए हो। अच्छा। और ज़रूरी नहीं है कि वो इंसान की ही हो, ठीक है?
अब ये होता है कि कई बार हमारी लाइफ में हम जहाँ तक समझ पाते हैं अपने आप को, हम ये कहते हैं यार ये बहुत खराब हो रहा है हमारे साथ, हाँ, ये नहीं होना चाहिए और मैंने ऐसा किसी का नुकसान नहीं किया, किसी का बुरा नहीं किया, उसके बाद भी मेरे साथ ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो हम क्या करते हैं कि हम ये कहते हैं कि हम कहते हैं बहुत ईज़िली कहते हैं यार ये तुम्हारे कर्म होंगे। हाँ, बिल्कुल। अब किसी ने कहा कि भई मैंने तो अभी 22 साल का, 20 साल का मैं हूँ, मैंने ऐसे क्या खराब कर्म कर दिए? राइट। तो हम उस टाइम आकाशिक देखते हैं किसी इंसान का कि इसकी लाइफ में ये जो पैटर्न है, ये जो खत्म ही नहीं हो रही, इसकी प्रॉब्लम्स, इसका स्ट्रगल, इसका पेन खत्म ही नहीं हो रहा, तो क्यों नहीं हो रहा? तो ऐसा क्या है जो ये पिछले जन्म से हो सकता है लेके आ रहा हो? ओके। और समटाइम्स क्या होता है ये आपके नहीं होते, ये आपके पेरेंट्स के भी होते हैं। तो जब हम आकाशिक रीडिंग करते हैं तो आकाशिक रीडिंग में स्पेशली हम ये कहते हैं कि इस प्रॉब्लम में ये इंसान हमारे पास आया तो इसकी ये जो प्रॉब्लम्स हैं, ये इसकी किस लाइफ से कंसर्न है ओके। और क्या प्रॉब्लम्स लेके आ रहा है ये उससे? क्या रीज़न रहे हैं जो इसको अब तक और कब तक करने हैं? तो तो ये मतलब हमें पता चल जाता है। पिछले जन्म में जाने का। हाँ, एग्ज़ैक्टली। ओके। तो उसकी पास्ट लाइफ में जाके आप देख लेते हो और ज़रूरी नहीं है कि पास्ट लाइफ की आपकी पिछली ही हो सकता है और पुरानी हो, उससे ओके। और पुरानी हो। तो जिस प्रॉब्लम को आप लेके बैठे हो, वो किस लाइफ से लेके आ रहे हो आप, ये डिपेंड करता है। तो मतलब ये सच है कि आकाशिक रिकॉर्ड्स में हमारे पिछले जन्म और भविष्य के बारे में जानकारी होती है। भविष्य मैं नहीं कहूँगी इतना, भविष्य के बारे में प्रेडिक्ट नहीं करता है, बेसिकली आपका प्रेज़ेंट और पास्ट बहुत अच्छा बताया। तो ऐसा कोई मिथ है आकाशिक रिकॉर्ड्स को लेकर जो आपके सुनने में ज़्यादा आया है? यही है कि आप कैसे बता सकते हैं किसी का पास्ट जब आपने लेकिन ना मैंने देखा ना आपने देखा, तो आप कैसे कह सकते हैं किसी का पास्ट यही है? हाँ। तो ये होता है लेकिन इसमें पता है क्या होता है बेसिकली आपको जो इंसान आपकी रीडिंग कर रहा है आकाशिक रीडिंग, पहले तो वो आपकी लाइफ में जो प्रेज़ेंट में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, हुँ। पहले वो उनको बताएगा। ओके। कहीं न कहीं इन आकाशिक रीडिंग्स में आपके कुछ ना कुछ आपको ऐसा दिखेगा, इवन आपके ना रूम्स के कलर पेंट भी दिख जाते हैं। ओके। जो सिर्फ़ आपने देखे हैं, आपकी फैमिली ने देखे हैं, आप मेरे से पूछ रहे हो, मैं आपको वो सब चीज़ें बता पा रही हूँ। तो इस तरह से हम कोरिलेट कर लेते हैं कि और कुछ ऐसा होता है आपके एंसेस्टर्स होते हैं कि वो ऐसे दिखते होंगे, उनके ये है, ये निशान है, इस तरह के, ये हाइट है, कलर है, अच्छा। तो वो सब कुछ आप बता पाते हो। तो हुँ। ये ना एक्चुअली जब तक आप उस जगह पे गए नहीं हो, तब तक आपके लिए ये कुछ नहीं है। लेकिन जब हुँ। आपको वो चीज़ें पता चलनी शुरू होती है कि ये सिर्फ़ मुझे पता है और आप मुझे बता पा रहे हैं, जो आप जानते नहीं हैं, हुँ। तो डेफ़िनिटली फिर वहाँ पे क्लियर हो जाती हैं वो चीज़ें। मतलब बहुत इंटरेस्टिंग है, लोगों को तो बहुत इंटरेस्ट रहता होगा। हाँ, आकाशिक में जिनको एक बार इनकी रीडिंग हो गई है, तो उनको फिर और इंटरेस्ट आता है कि भई अब ये बताइए कि इस लाइफ़ में मेरे साथ क्या हुआ था, किस वज़ह से इवन किसी की कुछ कोई ऐसा परमानेंट कोई इंजरी है या कोई पेन है जो नहीं जा रहा, तो हम वो देखते हैं कि किस वज़ह से है, ये क्यों चला आ रहा है। तो उससे प्रॉब्लम सॉर्ट हुई। प्रॉब्लम भी सॉर्ट होती है, वहीं में हील कर देते हैं, कई बार हमें लगता है कि यार इसको ये जो कर्मा है इसको नहीं कैरी करनी चाहिए अब, तो हम वहाँ पे उनकी कॉर्ड कट कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, मैं जानना चाहूँगी कि न्यूमरोलॉजी में सबसे ज़्यादा कंपैटिबल नंबर कौन-से हैं? 4-7 4 एंड 7। क्योंकि ये सिर और धड़ है। ठीक है? ठीक अब है। ये दोनों चीज़ें जब मिल जाएँगी, तो डेफ़िनेटली एक बॉडी कंप्लीट हो गई, हाँ। तो सबसे ज़्यादा कंपैटिबल है कि ये 7 को समझ सकता है 4 नंबर ओके। और जो 7 नंबर है वो 4 को बहुत अच्छे से समझ सकता है क्योंकि ये एक ही है। तो अच्छा। सबसे ज़्यादा कंपैटिबल अगर देखा जाए पेयर्स अगर हम बात करें तो 4 और 7 है। ओके। किसी भी व्यक्ति के लिए मोस्ट कंपैटिबल नंबर जानने के लिए क्या उसका जन्म तिथि का होना ज़रूरी है? बिल्कुल, जन्म तिथि और बर्थ टाइम दोनों होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर न्यूमरोलॉजी वर्क नहीं करेगी। ओके। खाली मतलब डेट ऑफ बर्थ से ही पता चलता है डेट ऑफ मतलब। बर्थ से ही पता चलेगा और तभी वो बताएगी पता भी चलेगा एग्ज़ैक्टली आप कर पाओगे कैलकुलेशन कि इसके लिए क्या बेस्ट रहेगा, कौन से नंबर इसके लिए कंपैटिबल है, कौन से फ़ेवरेबल हैं, किनके साथ इसको नहीं काम करना चाहिए या अवॉइड करने चाहिए। ऐसा कोई नंबर है जो कि बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नंबर रहा हो? नंबर 5 नंबर 5। ये जुगाड़ू होते हैं। अच्छा। ये बहुत ज़्यादा जुगाड़ होते हैं मतलब कि अपने बेनिफिट के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं हुँ। और सबसे अच्छी चीज़ है कि इनकी लाइफ़ में ना कहते हैं ना ऊपर से लिखा आना नेम फेम हुँ, ये हुँ, होता ही है। हुँ। नंबर 5 एक ऐसा नंबर है अगर किसी की कुंडली में आपको लगता है ना इसका ये यार करियर नहीं चल रहा है, इसकी लाइफ़ नहीं अच्छी जा रही, उसकी लाइफ़ में ना नंबर 5 ले आओ। अच्छा। चाहे पार्टनर के रूल्स में ले आओ, चाहे उसकी कुंडली में वो चेंजेज़ ले आओ उसके नेम में कि वो 5 पे आ जाए। ओके। तो इस तरह से आप चेंज कर सकते हो। नंबर 5 एक ऐसा नंबर है न्यूमरोलॉजी में कि कहते हैं कि अगर किसी की कुंडली इनकम्प्लीट हो रही है, उसकी चीज़ें नहीं चल रही तो 5 को ऐड कर दो उसमें। ओके। तो वो आपको अपने आप ही ग्रोथ करा देगा। न्यूमरोलॉजी में कोई ऐसे नंबर भी है जिनके होने से इंसान को अपनी लाइफ में ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है? 8 8 नंबर जो है वो बहुत स्ट्रगलिंग वाला आप कह सकते हो कि इनको ना सच में शनि का नंबर है एक्चुअली एक तो बहुत अच्छा। स्लो होता है ये इसके जो इफेक्ट्स होते हैं इसका जो वर्क होता है ना हार्ड वर्क बहुत होता है
बट उसके ना रिजल्ट कम मिलते हैं, जल्दी नहीं मिलते। तो ये जो 8 नंबर है, 8 नंबर ऐसा है कि धीरे 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 पेशेंस रखो कि अगर कोई काम कर रहा है तो उसका रिजल्ट मिलना ही है, पर उसके लिए सब्र चाहिए। ओके। तो ये बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, सही भी होते हैं और कहते हैं बहुत लॉयल भी होते हैं, सब तरीके से अच्छे हैं, लेकिन इनकी लाइफ में सक्सेस जो आनी होती है वो थोड़ा लेट आती है। तो मतलब हम न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग अपना प्रोफेशन भी चूज कर सकते हैं। बिल्कुल। ओके। अब हम बात करेंगे मैनिफेस्टेशन हम्म। की। तो आजकल बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन के बारे में मतलब इंटरनेट पे मैंने बहुत देखा है कि आप अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट करो तो आपके साथ अच्छा ही होगा। तो ये काम किस तरीके से करता है? किसी भी चीज को पाने के लिए अपने दिमाग को 24 घंटे उसके पीछे लगा देना, ओके, मैनिफेस्टेशन मतलब कि पॉजिटिव वे में। ऐसा नहीं कि ओके, किसी का नुकसान करना कि ये मर जाए, ये मर जाए, मर जाए, ऐसा नहीं कि उस पे लगा दिया। अपने लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, अपने बेस्ट के लिए, अपनी लाइफ के लिए पॉजिटिव उसमें उस चीज के पीछे सबकॉन्शियस माइंड के साथ पड़ जाना। ओके। कॉन्शियसली तो आप जानते हो कि ये चीज नहीं है। मान लो किसी को, एक छोटी सी एग्जांपल दे रही हूँ, किसी को कोई अच्छा लगा कि मेरे को 50,000 पर मंथ की जॉब मिल जाए, वो हाँ जी। एक्सपेक्ट कर रहा है, लेकिन कॉन्शियसली वो देखा जाए कि वो अभी है नहीं, इतना कैपेबल नहीं है, हाँ, तो क्या है कि उस चीज को सबकॉन्शियसली वो ये कि मेरे को जॉब मिल गई है, बिल्कुल। मैं उस जॉब में हूँ, मैं उस जॉब को कर रहा हूँ, इस तरह के सबकॉन्शियस माइंड को सेट करना। ओके, तो उस चीज को वो एक अंदर ही अंदर ना यूनिवर्स को मैसेज दे रहा है कि ये चीज अब मेरी है, उसको अच्छा, पाना। ओके। मतलब चाहे ऐसे वो मैनिफेस्ट चीज़ हुई ना हो। नहीं हुई हो, आप ऐसी ऐसी चीजें जो नहीं होनी है वो भी आप आ सकते हो। अच्छा। लेकिन वो ना कहीं आपका भी ये होता है कि आपकी वो जो रिक्वेस्ट है या डिजायर है ना, वो जेन्युइन होनी चाहिए। तो किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करने का कोई मतलब कोई पर्टिकुलर तरीका होता होगा? देखो किसी भी चीज को, जिसको भी हमें मैनिफेस्ट करना है, जिस चीज को भी, देखो एक तो होता है कि स्क्रिप्टिंग टेक्निक, जो हम लिख के बोलते हैं, ओके, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा आपकी एनर्जी जाती है, उसमें आपकी फिजिकल एनर्जी जा रही है, उसमें आपकी मेंटल एनर्जी जा रही है, उसमें आपके इमोशंस भी जा रहे हैं। तो सबसे बेस्ट तो हम स्क्रिप्टिंग बोलते हैं कि कोई भी चीज़ आपको चाहिए, आप उसको लिखना शुरू कर दो। अच्छा। एक बार लिखो, 21 बार लिखो, रोज लिखो, जब तक हुँ, नहीं मिलती है लिखते जाओ, और ठीक है। इस उसके साथ की मिल रही है। अच्छा। दूसरा होता है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन हम कहते हैं कि उस चीज़ के बारे में सोचना, ड्रीमिंग करना, डे ड्रीमिंग, हाँ, ओके, कि भई मैं ऐसी गाड़ी में जा रहा हूँ, मैं ऐसे घर में रह रहा हूँ, ये विजुअलाइज़ करना है। अब ये नहीं कि पूरे दिन इसी में बैठ गए, खाली बैठ गए, कुछ करा नहीं, लेकिन उस चीज़ के लिए वर्क भी करना है। ओके, ठीक है, तीसरा होता है कि हमने कोई चीज़ लेनी है, उसको सबकॉन्शियस माइंड को एक मैसेज दिया, सोने से पहले और उठने के बाद, सिर्फ़ हुँ, 5 मिनट देने हैं, और उसको ठीक है, छोड़ दो। तो ये ओके। टेक्निक्स है। ये हुँ। तो इनमें से कोई एक टेक्निक को करना चाहिए, सारी ही करनी देखिए चाहिए? डिपेंड करता है, हर स्क्रिप्टिंग अगर आप कर रहे हैं तो 1 हफ्ते का गैप दीजिए किसी भी टेक्निक को चेंज करने के लिए, क्योंकि ओके, उस चीज़ को उस जगह पे जाने में टाइम लगेगा। ठीक तो है। उसका 1 हफ्ता रहे ताकि आपका माइंड सेट हो जाए कि अब आपको दूसरी टेक्निक करनी है। ये नहीं कि एक साथ ये भी दवाई ले ली, ये भी ले ली, ये भी ले ली, ये भी ले ली, अब किसने असर किया नहीं पता आपको। ओके, तो एक चीज़ पे रहो, पहले उस चीज़ को अच्छे से कंप्लीट करो, उसके बाद फिर दूसरी चीज़ पे जाओ। ठीक। तो आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा हो जो आपने मैनिफेस्ट किया हो और आपको मिला हो? बहुत सारी चीज़ें, ओके, बहुत सारी हैं, मैंने किया है पिछले 2 से 3 साल से यही कर रही हूँ अच्छा, और अभी भी कर रही हूँ। ओके। अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ आती है रिवर्स मैनिफेस्टेशन, तो ये क्या होता देखो जैसे मैनिफेस्ट करना कि मेरे को वो चीज़ चाहिए, वो एक पॉजिटिव वे में है, है? ठीक है? हाँ, कि मुझे ऐसा घर चाहिए, ऐसी गाड़ी चाहिए, मुझे ऐसे रहना है, ऐसी लाइफ़स्टाइल चाहिए, ये पॉजिटिव वे में। एक हो गई चीज़ कि भई मुझे ऐसे इंसान से शादी नहीं करनी, मुझे ऐसा इंसान चाहिए ही नहीं, हुँ, मुझे ऐसे इंसान के साथ रहना ही नहीं, मुझे ऐसा घर नहीं चाहिए, तो वो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्योंकि आप उस चीज़ को भी ज़्यादा एनर्जी दे रहे हो। ओके, जिस भी चीज़ को आप एक लिमिट के बाद एनर्जी देनी शुरू कर देते हो, जो एक कहते हैं ना कि नॉर्मल एनर्जी से ऊपर जा रही है, हाँ, वही चीज़ मैनिफेस्ट हो रही है, ये रिवर्स मैनिफेस्टेशन है। यानी कि ओके, मुझे ऐसे इंसान से शादी नहीं करनी, मुझे ऐसे इंसान के साथ नहीं रहना, या मुझे ऐसा घर नहीं चाहिए, मुझे ऐसी गाड़ी नहीं चाहिए। हुँ, आप ये बार-बार थॉट दे रहे हो उस चीज़ को, तो राइट, आपकी लाइफ में वो चीज़ ज़रूर आएगी। राइट, नेगेटिव चीज़ को थॉट दोगे, नेगेटिव ही आएगी, ये है। ओके। तो ये मतलब रिवर्स मैनिफेस्टेशन होती है। मैनिफेस्टेशन यानी कि पॉज़िटिव करो या नेगेटिव वो रिफ्लेक्ट वो होती है। रिफ्लेक्ट करती है, बिल्कुल करती है। इसलिए ओके, कहते हैं कि जो चीज़ आपको चाहिए, वो आप पॉजिटिव वे में ही करो, क्योंकि वो भी आपको मिलनी है, हुँ, ओके। इसलिए। अब आजकल लोग बहुत जल्दी ना अट्रैक्शन जो होता है वो बहुत हुँ। ज़्यादा होता है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में मैंने काफ़ी ज़्यादा सुना है। ये किस तरीके से काम देखो, करता है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन बेसिकली हर जगह है, हर जगह है, हर चीज़ में है। आप और मैं बैठे हैं, हमारी एनर्जीज़ हैं।
एनर्जीज एक्सचेंज करें। कई बार क्या होता है कि हम किसी इंसान से मिले, हमें लगता है यार इसकी वाइब्स अच्छी नहीं है हमारे लिए, मुझे वहीं से फील हो गया, मतलब उसने मेरा कुछ नहीं लिया, मेरे से ज्यादा देर बात नहीं की, लेकिन हाँ उसके साथ खड़े होने में मुझे वो वाइब्स नहीं आई। तो ये हम क्या करते हैं, हमारी एनर्जी ना एक पॉजिटिव वाइब्स देती है और लेती है। ओके। तो वहां पे हम क्या करते हैं, हर उस चीज को अट्रैक्ट करना शुरू करते हैं जो हमें पॉजिटिव देती है। समटाइम्स क्या होता है, हम खुद अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव ही चीज अट्रैक्ट करेंगे। तो अट्रैक्शन हर जगह है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यानी आपने कहा मैं घर से बाहर निकली, मुझे आज ये चीज दिख जाए, ओके। ठीक है, और कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो आपने एक थॉट दिया, यूनिवर्स को सेंड किया, आप बाहर निकले और आपका कंप्लीट। ओके। बस वो आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से मिल जाएगी। मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड मैनिफेस्टेशन दोनों एक कॉम्बिनेशन है। एक्चुअली लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है एक आपका कहते हैं कि साइंटिफिक वो हो गया, रूल हो गया, और मैनिफेस्टेशन उसमें आप चीजें मैनिफेस्ट करते जा रहे हो अच्छा। उस रूल में। ओके। ये सच है। जैसे कि आप टैरो कार्ड रीडर भी हैं, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड टैरो कार्ड रीडिंग इस इन दोनों में क्या संबंध है? देखिए दोनों ही चीजें अलग अलग हैं। जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन करते हैं तो मैं जेन्युइनली लोगों को बोलती हूँ, अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कुछ तो टैरो रीडिंग मत करो, ओके। क्योंकि उस मैनिफेस्टेशन में आप नेगेटिव भी सोचोगे, आप पॉजिटिव भी सोचोगे, और अगर आप नेगेटिव सोच रहे हो तभी आप रीडिंग पे जा रहे हो। हाँ। क्योंकि मैं एक बार जानना चाहती हूँ, मैं एंग्जाइटी में हूँ, मैं परेशान हो रही हूँ, मैं नहीं देख पा रही, मैं नहीं समझ पा रही, तब जब आपकी उस रीडिंग में पहुंच जाते हो, उसमें क्या होता है, वो आपकी करंट एनर्जी पे कार्ड्स होते हैं, बिल्कुल। आपने निकाले, आपका क्या होगा उसमें, अगर नो आ गया, आपने एक क्वेश्चन किया कि भाई मेरी मैनिफेस्टेशन ये है, मैं इस इंसान को ऐसे चाहती हूँ या जो भी है, उसमें अगर नो आ गया तो आपकी मैनिफेस्टेशन इफेक्ट हो जाएगी। तो ओके। जब तक आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोई भी आप कर रहे हो, तो उसमें आप रीडिंग्स में मत जाओ, किसी भी, ना एस्ट्रोलॉजी में ना टैरो में। ओके। उस पहले उस चीज को पूरा कर लो और ट्रस्ट के साथ छोड़ दो। ठीक उसके है। बाद 21 दिन में एनर्जी शिफ्ट होती है, चेंज होती है, तो ठीक उसके है। बाद आप चेंज करो। तो राखी जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। आपने जो भी थैंक यू सो इन्फॉर्मेशन मच। बताई वो हमारे बहुत काम आ सकती है। इनफैक्ट जो भी पॉडकास्ट देखेगा उसको एटलीस्ट अपने न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग वो देख सकता है कि वो किस बिल्कुल। टाइप की बिल्कुल। पर्सनैलिटी है। एंड बस यही कहूँगी कि ऐसी इन्फॉर्मेशन आप हमारे साथ शेयर करते रहिएगा। श्योर। थैंक यू थैंक यू सो सो मच। मच। थैंक यू सो मच।